राइट? यस सर। तो हमने उसमें काफी बात भी की थी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने उसको बताया था कि सर ग्रेविटेशन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और अल्टीमेटली हम लोग लास्ट में एक बात पर आकर के यूनानिमसली एक इकट्ठे हो गए थे कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका कॉज कौन है? मास, राइट? मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का फोर्स भी ज्यादा होगा। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि ये कॉन्सेंट्रिक फोर्स होते हैं, ये नेचुरल फोर्स होते हैं, ये और साथ साथ में ये यूनिवर्सल फोर्स भी होते हैं, यानी कि पूरे यूनिवर्स में ये लागू हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट? आज हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो हेडिंग डालिए आप, थोड़ा सा मुझे लिखवाना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हेडिंग होगा आज का, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles, between any two particles or bodies, in the universe, is called gravitational force, is called gravitational force or gravitation। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें क्या होता है, या तो हम इनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इनको, या फिर हम इनको बोलते हैं ग्रेविटेशन बोल सकते, एक ही बात है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दीजिए इस बात को, या फिर आप उसको ग्रेविटेशन बोल सकते हो। आप सभी जानते हो बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए बहुत सारे जो लॉ बनाए गए, दीज आर मेड बाय मिस्टर न्यूटन, ये कहा जाता है। लेकिन उसके पहले भी एक साइंटिस्ट हुए हैं, केपलर्स, उन्होंने कुछ बातें बताई। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स लॉ। तो आपका आज का हेडिंग होना चाहिए केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ। ठीक, क्वेश्चन, केपलर्स जो थे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट मान सकते हो इनको आपको, इन्होंने पहली बार, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ये भी बड़ी हिस्टोरिकल बात है, कोपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ये कहा था कि सन इज एट रेस्ट and all the planets revolve around the sun। सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसमें अर्थ भी शामिल है। इस बात का उस जमाने में बड़ा विरोध हुआ था, बड़ा लोगों ने इसको अपोज किया, कहा ये गलत है, बताते हैं कुछ सजा भी दी गई थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो शायद उनको फांसी दे दी गई थी, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन सर बड़ा विरोध हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बातें हो रही हैं, और ये कैसे हो सकता है, अर्थ कैसे चक्कर लगा सकती है, अर्थ तो कांस्टेंट है, सन घूमता है। आप सबको बड़ा पता ही हुआ कि अपने को सन जो है, ऐसा लगता है ना कि इसे सन घूम रहा हो, है ना, जबकि वास्तव में कौन घूम रहा होता है, अर्थ घूम रही है, ठीक है ना।
ओके, तो बाद में केपलर्स आए, तो केपलर्स ने एक नियम, उन्होंने नियम बताए, फिर उन्होंने उसको कंफर्म किया। गैलीलियो ने, इनके पहले गैलीलियो ने बहुत सारा काम किया था। गैलीलियो ने तो डेमो भी दिया था कि कैसे आप देख सकते हो कि अर्थ घूम रही है और सन रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन ये तो बात कंफर्म हो गई थी कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इंक्लूड अर्थ आल्सो। लेकिन क्वेश्चन ये था कि वो कैसे घूम रहे हैं, उनकी क्या ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किस स्पीड से घूम रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, ऐसे कुछ बातें थी। तो इसके बेस पर बेटा केपलर्स ने 3 नियम दिए थे। ही गेव 3 लॉज, ठीक है। उनका जो पहला लॉ है, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट, राइट, पहला वाला जो है। जो दूसरा लॉ है वो बताता है स्पीड के बारे में, इट टेल्स अबाउट स्पीड ऑफ द प्लैनेट। एंड थर्ड, इट टेल्स अस अबाउट टाइम, हाउ मच टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व कंप्लीट वन साइकिल। सो overall he gave 3 laws, first, second and third, like Newton's first, second and third law, ठीक है। जैसे उन्होंने 3 लॉ दिए थे, यहाँ पर भी 3 लॉ है। हम भी एक एक करके उन 3 लॉ को पढ़ेंगे, पहले समझाऊंगा और फिर लिखवाऊंगा, राइट। तो लिखिए, इसमें पहले थोड़ा सा लिखिएगा। केपलर गेव 3 लॉज, केपलर gave 3 laws to explain the motion of the planets. To explain the motion of the planets. प्यारे बच्चों, अब लिखिए नंबर 1, लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लॉ है, फर्स्ट का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स समझना। लॉ ऑफ ऑर्बिट का यहां मतलब है, लॉ ऑफ ऑर्बिट का यहां मतलब है कि किस ऑर्बिट में घूमता है, कैसे घूमता है। तो सभी को ये दिमाग में ये सेट था कि हो सकता है कि ये सर्कुलर मोशन में हो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऑल द प्लैनेट्स नॉट मूव इन द सर्कुलर पाथ। उन्होंने कहा कि ये सर्कल में नहीं घूमते, बल्कि उन्होंने कहा कि दे मूव इन एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल मतलब अंडे जैसा, यू नो, जो आपका जो होता है ये अंडे जैसा, ये इस शेप में रहता है। मतलब कभी सन, प्लैनेट जो है सन के पास रहता है, कभी दूर जाता है। वन थिंग रिमेंबर, इफ इट इज इन सर्कुलर मोशन, तो क्या हो जाएगा कि द डिस्टेंस ऑफ सन एंड प्लैनेट रिमेन्स सेम इन होल ईयर, होल ईयर। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि कभी वो दूर जाता है, कभी वो पास आता है, कभी दूर जाता है, कभी वो पास आता है, ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा इसको, नंबर 1 लिखिए, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड, each planet moves around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit with the sun. Each planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the foci, the sun at one of the foci
FOCI, फोसी इट इज द प्लूरल ऑफ फोकस, फोकस का ये होता है प्लूरल है ना, फोसी ऑफ द ऑर्बिट, ऑफ द ऑर्बिट, ये इन्होंने कहा। कैसा, सामने देखिए। इन्होंने कहा बेटा कि ये है ध्यान देना बेटा, यहां पर इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये मत सोचना कि सन यहां होगा, सन यहां होगा इस जगह पर, ये सन, और अर्थ या जो प्लैनेट है वो यहां होगा। ये सन हो गया, ये जो है प्लैनेट। अर्थ मतलब कितना बेटा, क्योंकि अगर अर्थ नहीं सब ये होता है, ठीक, ये बनेगा। समझ आ गया आपको कि इसमें क्या देखा है आप कि जो सन है वो सेंटर में होते यहाँ होता है, इसमें बेटा 4 फोकस होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो ये यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर ये सन है, ये है, यहाँ नहीं होता है, बना लीजिए। बन जाए थोड़ा मुझे बता दो। बन गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब नंबर 2 लिखिए। ये था पहला नियम हो गया, समझ में आ गया आपको? इसे बोलते हैं, ये हो गया लॉज ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए नंबर 2, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। अब देखो बेटा, ये अभी मैं इसके बारे में फिर से थोड़ा बता दूं, अब आपको समझ में आ रही होगी कि कभी ये सन जो है ना, देखो अब ये सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब देखो कभी तो ये इसके पास है, कभी दूर है, बहुत दूर है, बहुत पास है। कोई इसका मुझे मीनिंग समझाएगा कि इससे क्या होने वाला है? बताओ। ऐसा होने की वजह से क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है? किंजल वायरल चेंज इन सीजन्स, ओके। और कोई? चलिए, सही कहा है उसने, किंजल ने, कि ये यहाँ से आपको सीजन्स के बारे में मालूम पड़ता है। पता है आपको, ये सन, ये अर्थ है। अब यहाँ जब और आगे तो पास में आते हैं, यहाँ ये सबसे पास में है। जब सन सबसे पास होगा तो क्या होता है, बताया आपको? गर्मी पड़ने वाली है, गर्मी। तो जब ये ऐसे ऐसे पास आने लगता है ना, तो मान लो कि अभी ये यहाँ पर फरवरी है, मार्च, अप्रैल, और ये मई में आते आते गर्मी बढ़ गई, तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पानी बरसा, अक्टूबर यहाँ आ गया, नवंबर यहाँ आ गया, ये क्या आ जाएगा? दिसंबर, सबसे ज्यादा ठंड। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे
ये होता रहता है। आप ध्यान रखना, ये वो जगह होती है, ये और ये, जहाँ सबसे ज्यादा पानी बरसता है। आपने देखा बेटा कि एक तो पानी का बरसता है जुलाई अगस्त में पानी बरसता है, और उधर आप देखेंगे तो नवंबर को जनवरी फरवरी में भी हल्का सा पानी बरसता है। तो ये उसकी वजह से है। यहाँ पर दूरी बढ़ गई तो सबसे ज्यादा दूर है, लाइट कम पहुंचती है तो ठंड नहीं आती। तो ये सीजन को चेंज को शो करता है। यदि ये मान लो कि ये ठीक बीच में होता और सर्किल होता तो 12 महीने जो है एक सा मौसम होता, कुछ नहीं होता चेंज। ये इसका बेनिफिट है। अब देखिए नंबर 2, लॉ ऑफ एरिया। पहले इसको मैं लिखवा दूं फिर समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बड़ा अलग मीनिंग है। द लाइन जॉइनिंग द सन, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड अ प्लैनेट, the line joining the sun and planet sweeps out equal area, sweeps out equal areas in equal intervals of time, in equal intervals of time. समझ लो। यहां पर बच्चों ये देखो, इसी को मैं फिर से बताता हूं। ये वो ये कह रहा है कि मतलब प्लैनेट यहां पर है, चलो प्लैनेट यहां पर पहले ए, तो ये सन है और ये मिला दो। अब ए से ये बी आ गया, बी आ गया। तो ए से बी आने में मान लो इसने टी टाइम लिया, कितना टाइम लिया था? टी टाइम लिया ए, और फिर कोई यहां है सी, तो ये हो गया और ये बी। तो वो मान लो ये टाइम भी टी है। ए से बी तक आने में टी टाइम लगा और सी से डी तक आने में टी टाइम लगा। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या कहना क्या है कि एक लाइन जो सन और प्लैनेट को जोड़ रही है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगी, यानी कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया वो इस एरिया के इक्वल होगा। यानी कि सी को उसको जो मैं एस को मान लो सेंटर में, सी ओ बी एरिया होगा, तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। ये इसका मीनिंग है। अब इसके भी, इससे आपको क्या फायदा नुकसान होगा वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले इस डायग्राम को फिर से बनाइए। अब ये सेकंड के लिए बन गया। बन जाए तो मुझे बोल देना। यस सर, बन गया। ओके, यहां पर आपसे मैंने कहा कि जो सन और प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है वो सेम टाइम में सेम एरिया करते हैं। अब आप ये कहोगे सर कि यहाँ तो आपने ए से बी तक ही पहुंचाया तो यहाँ सी से डी कर दिया, ये कैसे संभव है? तो मैं बता दूं कि यहाँ, क्योंकि ये पक्का है ना कि ये एरिया इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई कम कर दिया आपने, तो यहाँ पर लंबाई कम हो गई है तो आपको चौड़ाई यानी कि विड्थ को बढ़ानी पड़ेगी। ये इसका मतलब है।
तो लिखिएगा let a planet moves from position A to position B. Let a planet moves from position A to position B in time t. In time t. And then it moves from position C to position D. Position C to position D. In the same time, small t. Then, according to Kepler's second law, क्या कहता है? एरिया ऑफ OAB is equal to area of COD या OCD चलिए, अब मुझे इसको समझाइए। ये तो सिंपल मैं बता दिया, ये तो लॉ है। अब जैसे मैंने बताया था कि पहले वाले से हमको सीजन्स के बारे में मालूम पड़ा था, इससे ये क्या कह रहा है बताइए। आई एम वेटिंग, बताइए। ये लॉ से देखो, ये ध्यान देना, मैं हमसे बोलता हूँ कि फिजिक्स में साइंस में क्या होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, वो सब तो ये लिखा है वो किताब में लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। सो बिटवीन द लाइंस, इसका जो मैं लिखाया वो तो आपको मैंने शब्द का अर्थ बता दिया। अब हमें चाहिए इसका अंदर का अर्थ। बताइए कि इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली मीनिंग क्या है इसका, बताइए मुझे, कौन बताएगा? कोई तो बोलो। हरीश, यस सर। कोई आगे देना चाहोगे? ये जरूरी नहीं है कि आप जो बताओगे वो सही होगा। यदि आप गलत भी बताओगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि सही तो मैं इसको मैं कर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प से ठीक करूँ उसको, ना कि मैं खुद ठीक करूँ। सर इसमें ये पता चल रहा है कि अगर प्लैनेट की हम कोई पोजीशन ले ले जो सन के अराउंड रिवॉल्व करे, और उसके 2 पोजीशंस ले लें और 2 और पोजीशंस ले लें, तो जो अगर यस नो सर इसमें स्पीड का कुछ आएगा, स्पीड। सर इसमें जैसे अगर प्लैनेट सन के पास आएंगे तो उनकी स्पीड शायद बढ़ जाएगी, और अगर दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी। जी, कौन बोल रहा है? दामी? यस सर। ठीक है, और कोई? सर ये वाला डायग्राम हमें स्पीड की चेंजेस बताता है। स्पीड के बारे में बताता है। ओके, चलिए, और कोई? प्रणव, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर कौन? सर मैं हरीश। सर वो पूरा नहीं कर पाता, और तो ये बताता है कि जो टाइम होता है जब वो सन के इस एलिप्स में सन के पास से जाते हैं तब वो टाइम बड़ा हो जाता है, और जब
सन से दूर जाते हैं तो फिर वही टाइम छोटा छोटा हो जाता है क्योंकि वो कम डिस्टेंस कवर कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। और कोई? प्रणव प्रकाश, मैं आपकी भी जानना चाहता हूँ, आपकी क्या उसका ओपिनियन है? यस सर। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? Sir, when the time taken to cover the same the distances is same, then the area which is being projected with respect to the sun is equal. No, this is a simple definition. I want to know what is the actual meaning of that. ये क्या कह रहा है हमसे? Yes sir. हाँ सर, इससे मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी प्लैनेट है या फिर कोई भी मतलब सेलेस्टियल बॉडी है जिसे जो मतलब ऐसे एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम टी लगता है, और फिर वैसे ही वो एक और डिस्टेंस को कवर करता है, उस डिस्टेंस को भी कवर करने में उसे टाइम टी लगता है, तो फिर सर अगर हम लोग एक सेक्टर बनाएंगे, वो जो सेंटर है, एक सेंटर, क्योंकि एलिप्स के दो सेंटर्स होते हैं, तो जो स्टार है या फिर कोई भी सेंटर से अगर हम लोग सबटेंड करते हैं और एक सेक्टर फॉर्म करते हैं, तो फिर सर जो दोनों सेक्टर बन रहे हैं उनका एरिया सेम हो जाएगा। ओके, ठीक। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी ओपिनियन दी, वेरी गुड। काफी कुछ आप लोगों ने सही बताया, और काफी मुझे बहुत कम बोलना पड़ेगा, ये मैं बहुत कम में सारी बात कर दूंगा। एक्चुअली में जो किसी ने कहा था डे नाइट का कोई संबंध नहीं, डे नाइट तो होते ही होंगे, वो तो चाहे कुछ भी हो जाएंगे। एक्चुअली डे नाइट का होना इट इज डिपेंड ऑन रोटेशनल मोशन, नॉट सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन से दिन और रात होती है, ना कि सर्कुलर मोशन से। ओके, हम बात कर रहे हैं कि इस मोशन की, जिसे इलेक्ट्रिकल और सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दो बेटा, कि जब हम ये कहते हैं कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा, तो इसका मीनिंग सिंपल सा निकल के आता है कि एरिया जब ये दूर होगा तो ये लेंथ बढ़ गई, तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा आपको। यहाँ लेंथ कम हो गई, ये बढ़ जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब सन दूर से प्लैनेट दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब वो नजदीक आता है सन के तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वन थिंग रिमेंबर और ऑलवेज, क्या आपको करना है कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट ऑन देयर ऑर्बिट नॉट रिमेन्स सेम, सेम नहीं रहती, थ्रूआउट सेम नहीं रहती, कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन से हाँ, इफ इट इज सर्कुलर मोशन तो इसकी स्पीड सेम रहती। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पाथ में है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये सेकंड लॉ, नाम तो है लॉ ऑफ एरिया, लेकिन एक्चुअली में इट गिव्स द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट किस स्पीड से मूव करेगा, कभी इसकी स्पीड कम होगी और कभी ज्यादा होगी। यानी कि जब सन दूर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक हम मोटी बात करें तो गर्मियों के दिनों में प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होती है और ठंड के दिनों में प्लैनेट की स्पीड कम होती है। ठंड मतलब हम अपने अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जब भी कोई प्लैनेट सन के पास जाएगा तो वहाँ हॉटनेस बढ़ती है, और जब भी वो दूर जाएगा तो उसकी जो गर्मी है या उसकी जो हॉटनेस है वो कम हो जाती है। उसकी वजह है सिंपल सी, आप जानते ही हैं कि सिंपल वजह ये होती है कि जो रेडिएशन सन से आते हैं उनको अधिक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो उनकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाती है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे इसके और भी है कि जो अर्थ है वो हमारी परफेक्ट सेंटर पर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा
टिल्ट है, वो थोड़ा सा टिल्ट है, वो लगभग आप ये मान के चलिए वो जो है आप ऐसा मान सकते हो कि वो 23.5 डिग्री पर बेंड है। 23.5 डिग्री पर बेंड होने की वजह से भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी मौका लगेगा तो। हाँ, अर्थ जो है, अर्थ ऐसी गोल नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं है, बल्कि थोड़ा सा तिरछी है, टिल्ट है। कितने एंगल पर टिल्ट है? ये अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पर मुड़ी हुई है। उसके टिल्ट होने की वजह से ही दिन छोटे बड़े होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे ना आजकल, अब दिन छोटे होते जा रहे हैं और रातें लंबी होती जा रही हैं। ये यहाँ आ जाइए आप, ठीक है ना। और जैसे 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 आप पास जाएंगे तो आप जानते हैं अभी दिन छोटे होंगे और छोटे होंगे और छोटे होंगे। आप सभी पता वो लगभग 25 दिसंबर के आसपास ये स्पीड सबसे वो कम हो जाएगी और वहां पर सबसे छोटा दिन होता है। फिर से दिन बढ़ेंगे और जब जैसे जैसे गर्मी आएंगी फिर लेंथ ऑफ डे बढ़ जाती है, 12 की जगह पे 14, 16 घंटे का, 17 घंटे का डे होता है, ठीक है ना। ये इसके बारे में है, तो आपको समझ में आ गया। तो इसलिए लिख लो, दिस लॉ shows that this law shows that whenever planets come closer to the sun, speed increases and when it is away from the sun, its speed decreases. ये इसका सेकंड लॉ हो गया। अब तीसरा और आखिरी लॉ, थर्ड, लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड, मतलब टाइम, कितना टाइम लगेगा। अब क्या होता है कि आप एज यू नो कि इन अवर सोलर फैमिली दे हैव 9 प्लैनेट्स, ओके। 9 प्लैनेट्स हमारे आसपास जो मूव कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है मरकरी है, इसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाइए, है ना। मार्स है, जुपिटर है, तो सब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून जो भी है सब मिल जाएंगे आपको, ओके। तो ये सभी अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसी बात को, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स लिखिए। द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, द स्क्वायर of the time taken by a planet, the square of the time taken by a planet to complete a revolution, around the sun, is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit. Semi-major axis of the elliptical orbit, that is T square proportional to R cube.
अब ये मन में उठ रहा होगा आपको कि ये आर क्या है, तो फिर से बनाएंगे हम डायग्राम। देखो बेटा क्या होता है, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये पूरा है मेजर एक्सिस, ये इसका आधा हो गया तो इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस इसे बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, इसे बोलेंगे सेमी माइनर, क्योंकि सेमी मतलब उसको दो भागों में कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, ये इसी में ये है कि आपका, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर, ये वाला। तो ये जो होता है सेमी मेजर एक्सिस। हाँ प्यारे बच्चों, मुझे बता सकते हो ये नियम क्या कहता है, इससे क्या मालूम पड़ रहा है? ये नियम क्या कह रहा है, कोई बताएगा? कोई तो बोलो। सही हो जाओ। यस सर। हाँ बेटा क्या कहना चाहोगे, ये नियम क्या कह रहा है? बाकी तो याद कर लोगे, लेकिन मीनिंग क्या है इसका? नो आइडिया। रमेशा यस सर। आप कुछ बोलोगे? सर ये टाइम के बारे में बता रहा है। नहीं, क्या बता रहा है सर? जो सर एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं सिंपल क्वेश्चन है कि ये लॉ क्या बोल रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है आपको, इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको? सर कि जैसे जैसे आर क्यू मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। मीनिंग 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 बताओ इसका। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा है बेटा कि जो प्लैनेट सन के पास होगा वो अपना चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा, मतलब उसका साल छोटा होगा। आपको पता है सबसे पास में कौन है? मरकरी को 89 डेज लगते हैं, यानी कि लगभग 3 महीने में वो एक चक्कर पूरा लगा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, मरकरी पे यदि आप रह रहे होते तो आपकी साल 3 महीने में खत्म हो जाती। अर्थ को 365 डेज लगते हैं। कुछ अर्थ के बाद भी हैं, जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर को एक चक्कर लगाने में अर्थ के कंपेरिजन में 16 ईयर लगते हैं, यानी कि जब तक अर्थ अपने 16 चक्कर लगाती है तब उसका एक लगता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि वहां रह रहा है जुपिटर पर, तो इसका मतलब मालूम क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो 16 साल में 1 साल का होगा वो। सैटर्न 19 ईयर में एक बार। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जो प्लैनेट जितना दूर होगा, प्लूटो जो है उसको 246 या 48 ईयर लगते हैं एक चक्कर लगाने में पूरा। तो मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो प्लैनेट सबसे पास है वो जल्दी अपना चक्कर पूरा करेगा, और जो दूर है वो उतना ही दूर करेगा। ये था बेटा आज का आपका, हम लोग शेष नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।